हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने इस फुल कोर्स ऑन एनवायरनमेंट बाय शंकर आईएएस एकेडमी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर नंबर 25 में हम लोग हैं, जिसमें हम लोग एक्ट्स एंड पॉलिसीज की बात कर रहे हैं और आज हम लोग जो है इस चैप्टर को पार्ट 6 में देखेंगे और मोस्ट प्रोबेबली आज इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट भी कर लेंगे। पिछले पार्ट में स्पेसिफिकली हम लोगों ने जो बात की थी वो थे जो कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट था उसके मैनेजमेंट को लेकर बात करी है। साथ ही साथ हमने जो बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता है, जो हमारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनका किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाना चाहिए उसको लेकर बात करी है। और जो ई वेस्ट जनरेट होता है यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उसके मैनेजमेंट को लेकर बात करी है। ठीक है, आज हम लोग जो मेन बात करेंगे वो रहेगा प्लास्टिक वेस्ट को लेकर और थोड़ा बहुत बात जो है वो हमारी जो ओजोन डिप्लीशन को लेकर है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस वगैरह जो है उनके रूल्स को लेकर बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वो ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि हमारे इन कोर्सेज का जो फायदा है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और बाकी जो लोग चैनल में नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी तरफ से जो भी कोई नया वीडियो पोस्ट हो तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए और वो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। साथ ही साथ एक और इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए यह है कि इस पूरी की पूरी वीडियो सीरीज का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके थ्रू जाके आप लोग वेबसाइट पे जो हमारा फुल कोर्स है उसमें एनरोल कर सकते हैं। फुल कोर्स में एनरोल करने के फायदे ये है कि आपको सारे के सारे वीडियोस एड फ्री यानी कि बिना किसी एडवर्टाइजमेंट वगैरह के मिल जाएंगे। साथ ही साथ चैप्टर वाइज नोट्स आप लोगों को वहां पर मिल जाएंगे पीडीएफ के फॉर्म में, जिनको आप अपनी सुविधा अनुसार कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसके थ्रू आप लोग चीज़ों को पढ़ सकते हैं और रिवाइज भी कर सकते हैं। तो बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स में वो कोर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल किया जा रहा है। उसको आप एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसके थ्रू जाके जरूर देख लीजिएगा। और जिन लोगों ने एनरोल किया हुआ है वो ये सारे बेनिफिट्स उस कोर्स के माध्यम से ले रहे हैं, उनके लिए भी ये चीजें चल रही हैं। ठीक है, चलिए तो फिलहाल हम लोग जो है अपना डिस्कशन इस चैप्टर को मोस्ट प्रोबेबली कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे आज पार्ट 6 के साथ। तो आज जिस रूल को लेकर हम स्टार्ट करेंगे वो है प्लास्टिक वेस्ट के मैनेजमेंट को लेकर जो रूल बनाया गया है 2016 में, उसको लेकर। ठीक है, इसमें क्या लिखा है कि 15,000 टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट जो है वो हर दिन जनरेट होता है, जिसमें से 9,000 टन तो कलेक्ट और प्रोसेस किया जाता है, लेकिन जो 6,000 टन प्लास्टिक वेस्ट है उसको कलेक्ट नहीं किया जाता है। ठीक, एन इको फ्रेंडली प्रोडक्ट विच इज अ कंप्लीट सब्सटीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इन ऑल यूजेस हैज नॉट बीन फाउंड टिल डेट, यानी कि कोई भी ऐसा इको फ्रेंडली प्रोडक्ट जिसको हम ये कहें कि प्लास्टिक का ये सब्स्टिट्यूट है, कंप्लीट सब्स्टिट्यूट है, वो अभी तक नहीं ढूंढा गया है। ठीक है ना, तो इसीलिए इस तरीके के सूटेबल ऑल्टरनेटिव की एब्सेंस में या उसके नहीं होने की वजह से ये इम्प्रैक्टिकल या अनडिजायरेबल है कि हम प्लास्टिक के यूज पर पूरी तरीके से जो है बैन लगा दें, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। अगर हमारे पास कोई और चीज अवेलेबल है, ऑल्टरनेटिव है, तब तो हम बैन लगा सकते हैं ताकि जो उसके यूजर्स हैं वो कोई और प्रोडक्ट का यूज कर सके। लेकिन जब इस तरीके का कोई ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है तो फिर लोग यूज करेंगे क्या। तो इसलिए इसको पूरी तरीके से बैन लगाना इम्प्रैक्टिकल भी है और अनडिजायरेबल भी है। तो रियल चैलेंज इसलिए हमारे सामने क्या आता है कि हम जो प्लास्टिक वेस्ट है उसके मैनेजमेंट के सिस्टम को क्या करें, इंप्रूव करें या सुधारें। ठीक है, तो ये जो रूल्स बनाए गए हैं, इन रूल्स के सैलिएंट फीचर्स क्या हैं देखिए। इसमें लिखा है कि इंक्रीज मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लास्टिक कैरी बैग्स फ्रॉम 40 to 50 माइक्रॉन्स, यानी कि जो हमारे प्लास्टिक कैरी बैग्स होते हैं उनकी जो मिनिमम थिकनेस है उसको हम बढ़ाकर 40 से बढ़ाकर 50 माइक्रॉन कर दें। ठीक, और आपको एक चीज मैं और बताऊं, जैसे आप कभी भी इस तरीके का कोई सामान वगैरह परचेस करते हैं, ठीक है, या जो भी मतलब ये प्लास्टिक के बैग्स में आता है, तो वहां पर आप देखेंगे वहां पर आपको दो चीजें जो है वो लिखाई हुई दे सकती हैं। ठीक है, पहला तो ये लिखा जा सकता है कि रिसाइक्लेबल प्लास्टिक। ठीक, रिसाइक्लेबल प्लास्टिक लिखा हुआ देखा जा सकता है उस पर, या फिर उस पर यह लिखा जा सकता है कि जो इसकी थिकनेस है वो 50 माइक्रॉन है। ठीक है, जब भी आप कोई प्लास्टिक के कैरी बैग वगैरह में कोई सामान खरीदें तो प्लीज इस चीज का ध्यान जो है वो थोड़ा सा जरूर दीजिएगा कि रिसाइक्लेबल प्लास्टिक लिखा है या 50 माइक्रॉन प्लास्टिक लिखा है तो उसका यूज किया जा सकता है। और उसका यूज क्यों किया जा सकता है, क्योंकि उनको क्या किया जा सकता है, उनको रिसाइकिल किया जा सकता है, तो वो इतने ज्यादा हार्मफुल नहीं है। जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो ज्यादा हार्मफुल है, क्योंकि उसमें क्या होता है
कि उसको रिसाइकिल भी नहीं कर सकते और एक बार अगर उसको यूज किया तो फिर उसको ऐसे ही जो है वो फेंकना पड़ता है, ठीक। एंड स्टिपुलेट मिनिमम थिकनेस ऑफ 50 माइक्रोन फ्रॉम प्लास्टिक शीट्स ऑल्सो टू फैसिलिटेट कलेक्शन एंड रिसाइकिल ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, यानी कि जो प्लास्टिक के कैरी बैग्स वगैरह हैं उनकी थिकनेस भी 50 माइक्रोन करने की बात है, और जो ऐसे प्लास्टिक शीट्स वगैरह हैं जिसमें जो कलेक्शन के लिए या रिसाइकिल ऑफ प्लास्टिक वेस्ट के लिए यूज करे जा रहे हैं उनकी भी मिनिमम थिकनेस को 50 माइक्रोन करने की बात की गई है, ठीक है। इसके बाद अगला क्या है कि प्लास्टिक वेस्ट का जो यूज है उसको रोड कंस्ट्रक्शन के लिए हमें यूज करना चाहिए, मतलब उसका जो यूज है वो प्लास्टिक वेस्ट का रोड कंस्ट्रक्शन के लिए उसको प्रमोट किया जाना चाहिए एज पर इंडियन रोड कांग्रेस गाइडलाइंस एज एनर्जी रिकवरी और वेस्ट टू ऑयल एक्सेट्रा फॉर गेनफुल यूटिलाइजेशन ऑफ द वेस्ट, यानी कि वही बात है कि हम उसको पूरी तरीके से मतलब जो वेस्ट आ रहा है उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। अगर हम उसका कुछ एनर्जी उसमें से अगर जनरेट कर सकते हैं या कुछ ऑयल अगर जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो हम उसको रोड्स वगैरह में बनाने में भी काम में ला सकते हैं। और ऐसा हुआ भी है कि जो प्लास्टिक वगैरह है उससे रोड्स वगैरह बनाई भी गई हैं और वो जो हमारे ये जो कोलतार वगैरह की रोड होती है उससे काफी ज्यादा रिलायबल भी रही है, ठीक है। इसके बाद रूरल एरियाज को जो है इन रूल्स के एम्बिट के अंदर शामिल किया गया है, क्योंकि आज की डेट में जो रूरल एरियाज में भी प्लास्टिक पहुंच चुका है। पहले जमाने में ऐसा नहीं होता था, ठीक है ना, कुछ सालों पहले तक रूरल एरियाज में प्लास्टिक वगैरह नहीं पहुंचा था, लेकिन आज की डेट में जो है प्लास्टिक रूरल एरियाज या ग्रामीण क्षेत्रों तक भी पहुंच गया है, तो इसीलिए रूरल एरियाज को भी इन रूल्स के दायरे में लाया गया है, ठीक। इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द रूल्स इज गिवन टू द ग्राम पंचायत, तो और वहां पर जो इंप्लीमेंटेशन ऑफ द रूल्स है उसकी जिम्मेदारी किसको दी गई है रूरल एरियाज में, जो ग्राम पंचायत होती है उनको। इसके बाद जो वेस्ट जनरेटर्स हैं उनकी भी जो जिम्मेदारी है वो यहां पर इंट्रोड्यूस की गई है। इंडिविजुअल और बल्क जनरेटर्स जो है, बल्क जनरेटर मतलब जहां पर बहुत ज्यादा वेस्ट जनरेट हो रहा है प्लास्टिक वेस्ट, जैसे कि ऑफिसेज हैं या फिर कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं या फिर इंडस्ट्रीज हैं, उनको क्या करना है, उनको प्लास्टिक वेस्ट को सेग्रीगेट करना है सोर्स पे। अब देखिए ये जो सेग्रीगेशन की बात है ये हम पीछे कई तरीके के जो वेस्ट है उनमें देखते आ रहे हैं। हमने ई वेस्ट में भी ये चीज देखी, हमने हजार्डियस वेस्ट में भी ये चीज देखी, बायोमेडिकल वेस्ट में भी ये चीज देखी कि सेग्रीगेशन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर तरीके का जो प्रोडक्ट है या जो उससे जनरेट हुआ वेस्ट है वो एक जैसा नहीं होता, ठीक है। तो इस तरीके का जो जनरेटर है, चाहे वो इंडिविजुअल जनरेटर है या पब्लिक जो बल्क जनरेटर है, उनको क्या करना चाहिए, वेस्ट को सोर्स पे ही सेग्रीगेट करना है। उसके बाद सेग्रीगेटेड वेस्ट को क्या करना है, हैंड ओवर करना है और यूजर फी जो है वो पे करनी है एज पर द बायलॉज ऑफ द लोकल बॉडीज। इसके बाद प्लास्टिक प्रोडक्ट्स आर लेफ्ट लिटर्ड आफ्टर द पब्लिक इवेंट्स, जैसे कोई पब्लिक इवेंट होता है, ठीक है, या फिर आप जिसको कहते हैं कोई सार्वजनिक समारोह होता है, जैसे कि शादी हो गई, ठीक है ना, मैरिज फंक्शन है या कोई रिलीजियस गैदरिंग्स वगैरह होती है या कोई पब्लिक मीटिंग्स वगैरह होती है, तो वहां पर आपको पता है जैसे इस तरीके का अगर कहीं पर भी कोई ये प्रोग्राम या कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है तो उसके बाद आप वहां पर देखिएगा, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कोई खुले प्लॉट वगैरह या कोई इस तरीके का बैंक्वेट हॉल का कोई बाहर का कोई ओपन स्पेस होता है, वहां पर अगर कोई शादी का समारोह हुआ है तो जब वहां से देखिएगा कि वो टेंट वगैरह हटाया जाता है तो वहां पर आप देखिएगा कि सारा का सारा जो कूड़ा है वो जमीन में फैला रहता है, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो उसके लिए क्या किया गया है कि इस तरीके का जो भी इवेंट जो भी पर्सन ऑर्गेनाइज कर रहा है उसको इस बात की जिम्मेदारी दी गई है कि इस तरीके के इवेंट्स में से जो भी वेस्ट जनरेट होगा उसके मैनेजमेंट की जिम्मेदारी उस व्यक्ति को दी गई है जो ये इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है, ठीक, ध्यान रखेंगे। इसके बाद प्लास्टिक शीट का जो यूज है पैकेजिंग के लिए, wrapping the commodity except those plastic sheets thickness which will impair the functionality of the products are brought under the ambit of these rules। तो ये भी चीजें जो पैकेजिंग और कमोडिटी को रैप करने वाले प्लास्टिक है वो भी इसके अंदर रूल के अंदर लाए गए हैं। A large number of commodities are being packed or wrapped into plastic sheets and thereafter such sheets are left for unlittered। यही चीज होती है कि जैसे कोई भी सामान प्लास्टिक के पैकेट में लपेटा हुआ रहता है, रैप किया हुआ रहता है, तो उसको हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को लेते हैं और उस प्लास्टिक को नीचे फेंक देते हैं, तो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। इसके बाद प्रोविजंस जो है उनको इंट्रोड्यूस किया गया है टू इंश्योर देयर कलेक्शन एंड चैनलाइजेशन टू ऑथराइज्ड रिसाइकलिंग फैसिलिटीज। तो ऑथराइज्ड रिसाइकलिंग फैसिलिटीज तक चैनलाइज करने और कलेक्ट करने की जिम्मेदारी भी कि उसको लेकर जो भी प्रोविजंस हैं वो इस रूल में इंट्रोड्यूस किए गए हैं। इसके बाद जैसे हमने ईपीआर देखा था, ईपीआर हमने कहां देखा था, आपको अगर याद होगा तो हमने ई वेस्ट के केस में, जो पिछले लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट या ई वेस्ट को लेकर बात कर रहे थे, तो वहां पर हमने ये एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी करके चीज समझी थी, है ना। तो यहां पर भी क्या है कि इसी तरीके के ईपीआर की बात की गई है। पहले क्या था कि ये जो ईपीआर है उसको लोकल बॉडीज के डिस्क्रिप्शन पर छोड़ा गया था, लेकिन यहां पर
फर्स्ट टाइम द प्रोड्यूसर्स एंड द ब्रांड ओनर्स हैव बीन मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट्स, कि उनके प्रोडक्ट्स में से जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको कलेक्ट करने के लिए जिम्मेदारी किनको दी गई है, जो भी प्रोड्यूसर्स या ब्रांड ओनर्स हैं उनको। They have to approach the local bodies for formulation of plan or system for the plastic waste management within the prescribed time frame। तो इनको क्या करना पड़ेगा, जो लोकल बॉडीज है उनको अप्रोच करना पड़ेगा, साथ में मिलकर कुछ प्लान या सिस्टम बनाने पड़ेंगे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के स्पेसिफाइड या प्रिस्क्राइब्ड टाइम फ्रेम के अंतर्गत। ठीक, इसके बाद जो SPCBs है यानी कि जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वो कोई भी नया रजिस्ट्रेशन जो है प्लास्टिक बैग का या फिर मल्टी लेयर्ड पैकेजिंग का नहीं देंगे। ठीक है, कोई भी रजिस्ट्रेशन नया ग्रांट भी नहीं करेंगे और रिन्यू भी नहीं करेंगे अनलेस द प्रोड्यूसर प्रपोजेस द एक्शन प्लान एंडोर्स्ड बाय द कंसर्न्ड स्टेट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, अगर मान लीजिए आप ये चाहते हैं कि प्लास्टिक के आप कोई बैग्स बनाने की फैक्ट्री लगाना चाहें, ठीक है, या कुछ भी इस तरह का काम करना चाहें, तो आपको ऐसे जो है SPCB क्या है, कोई भी लाइसेंस ग्रांट नहीं करेगा, रजिस्ट्रेशन ग्रांट नहीं करेगा। उसके लिए पहले आपसे ये पूछा जाएगा कि आपके पास जो आप इससे प्रोडक्ट जनरेट, जो इससे वेस्ट जनरेट होगा, उसके मैनेजमेंट को लेकर आपके पास क्या प्लान है। अगर आप वो प्लान उनको बताते हैं और आपकी बात से वो सहमत होते हैं, तब जाके आपको जो है रजिस्ट्रेशन आपका किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रोड्यूसर्स जो हैं उनको अपने वेंडर्स का एक रिकॉर्ड रखना है। किस बात का, कि उन्होंने किस किस को जो है रॉ मटेरियल सप्लाई करा फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैरी बैग्स, प्लास्टिक शीट्स एंड मल्टी लेयर्ड पैकेजिंग। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इन प्रोडक्ट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं होगी, है ना, कि गली मोहल्लों में जो इस तरीके के प्लास्टिक की थैलियां वगैरह या जो पॉली बैग्स वगैरह बनते हैं वो बनने बंद हो जाएंगे। क्योंकि उससे क्या होगा कि जो मैन्युफैक्चरर है या जो प्रोड्यूसर है जो आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, वो एक रिकॉर्ड रखेगा कि मैंने इतना सामान इनको बेचा है। तो यही लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, ये ऑथराइज्ड वेंडर्स हैं और यही लोग जो है वो अपना क्या करेंगे, प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो एंट्री पॉइंट है प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक शीट्स या मल्टी लेयर्ड पैकेजिंग का into the commodity supply chain are primarily the retailers and the street vendors। अब ये ऑब्वियस सी बात है कि प्लास्टिक बैग्स आप लोगों के हमारे घरों में कहां से आता है। ठीक है, मेन दो ही जगह है, या तो जो रिटेलर है वहां से आएगा या फिर जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं वहां से आएगा। जैसे आप कभी भी सब्जी लेने गए या कुछ भी फल लेने गए तो जो ठेली वाले होते हैं वो आपको प्लास्टिक के बैग में देते हैं, है ना। मतलब आप अब तो खैर ये चीजें जनरली थोड़ा सा कम होने लगी हैं, अब तो कहीं कहीं पर ये हो रहा है कि वो कागज के जो बैग्स वगैरह होते हैं वो यूज करने लगे हैं, लेकिन पहले से ये चीजें जनरली जो थी वो बहुत ज्यादा थी और अभी भी कुछ कुछ जगहों पर तो ये अभी भी है कि वो आपको प्लास्टिक के थैली में ही ये चीज देंगे, है ना। तो इसलिए इनको क्या किया गया है, दे हैव बीन असाइन्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नॉट टू प्रोवाइड द कमोडिटीज इन प्लास्टिक बैग्स और प्लास्टिक शीट्स और मल्टी लेयर्ड पैकेजिंग विच डू नॉट कंफर्म दीज रूल्स। तो उनको भी इस चीज की जिम्मेदारी दी गई है कि आपको इस रूल के अंतर्गत जो भी क्राइटेरिया दिया गया है कि 50 माइक्रोन से ज्यादा की थिकनेस का प्लास्टिक होना चाहिए या ये सब चीजें, अगर वो आपके पास नहीं है तो आप फिर जो भी सामान बेच रहे हैं वो इस तरीके के प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक शीट्स या मल्टी लेयर्ड पैकेजिंग में नहीं दे सकते। और अगर आप ऐसा फिर भी कर रहे हैं, रूल्स का वायलेशन आप कर रहे हैं, तो आपको फिर फाइन देना पड़ेगा। ये बात समझ गए। इसके बाद प्लास्टिक कैरी बैग विल बी अवेलेबल ओनली विद शॉपकीपर्स और स्ट्रीट वेंडर्स pre-registered with the local bodies on payment of certain registration fees। अब ये चीजें देखिए, थोड़ा सा अगर हम इसको रियल लाइफ में बात करें ना तो आज की डेट में थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगर आप अभी भी मार्केट में जाके देखेंगे, भले ही आप किसी भी शहर के हो, मतलब मैं ऐसा कोई भी शहर मुझे तो नहीं पता कि जहां पर ये 100% इंप्लीमेंटेशन हो रहा है कि प्लास्टिक बिल्कुल भी यूज नहीं हो रहा है। अगर आपको कोई ऐसा शहर पता है या आपके शहर की स्थिति क्या है, वो चीज आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कोई ऐसा शहर है क्या कि जहां पर पूरी तरीके से इस तरीके के जो ये मतलब जो रूल्स को फॉलो नहीं करने वाला प्लास्टिक है, मतलब 50 माइक्रोन से पतला जो प्लास्टिक है, या फिर जो आपके स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो आपको प्लास्टिक में सामान नहीं दे रहे हैं। क्या ऐसा कहीं पर है? अगर है तो आप मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है ना, क्योंकि मुझे तो ऐसा कोई भी शहर नहीं पता जहां पर पूरी तरीके से ये चीज फेज आउट हो चुकी है। कहीं ना कहीं छोटे मोटे स्तर पर आपको किसी ठेले वाले के पास या किसी के भी पास इस तरीके के प्लास्टिक बैग का यूज होता हुआ दिख जाएगा। तो यहां पर यह लिखा है कि प्लास्टिक बैग्स जो है वो उन्हीं शॉपकीपर्स या स्ट्रीट वेंडर्स को दिए जाएंगे जो लोकल बॉडीज के साथ जिन्होंने पहले से क्या कर रखा है, कुछ रजिस्ट्रेशन फीस देके रजिस्ट्रेशन करवा रखा है उन्हीं को। और ये जो रजिस्ट्रेशन फीस लोकल बॉडीज के द्वारा कलेक्ट की जा रही है, इसको वेस्ट मैनेजमेंट के लिए यूज किया जाएगा, ऐसा लिखा है। इसके बाद सीपीसीबी को मैंडेट किया गया है टू फॉर्मुलेट द गाइडलाइंस फॉर थर्मोसेट प्लास्टिक। थर्मोसेट प्लास्टिक वो प्लास्टिक होता है जिसको रिसाइकिल करना मुश्किल है, ठीक है।
तो इस प्लास्टिक को लेकर सीपीसीबी को जो है मैंडेट किया जा रहा है कि वो कुछ गाइडलाइंस बनाए। अर्लियर वाले रूल्स में क्या होता था कि इस तरीके के प्लास्टिक को लेकर कोई भी स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं था। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एंड यूज ऑफ नॉन रिसाइक्लेबल मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक टू बी फेज्ड इन 2 years, ठीक है, फेज्ड आउट होगा यहां पर, फेज्ड आउट इन 2 years, यानी कि ये बोला गया है कि जो भी ये नॉन रिसाइक्लेबल प्लास्टिक है, मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक है, जो इसको रिसाइकिल नहीं कर सकते, उसकी मैन्युफैक्चरिंग और यूज को हमें 2 साल के अंतर्गत क्या करना है, फेज आउट करना है। ठीक, इसके बाद 2018 के जो रूल्स आए हैं, अमेंडमेंट हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। Phasing out of multi-layered plastic is now available to MLP which are non-recyclable और non-energy recoverable और with no alternative use, यानी कि इस तरीके के जो प्लास्टिक है जिनको रिसाइकिल नहीं कर सकते, जिनमें से कोई एनर्जी हम लोग रिकवर नहीं कर सकते या जिनका कोई और ऑल्टरनेटिव यूज नहीं है, उनको फेज आउट करने की बात की गई है। ठीक है, इसके बाद सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बनाया गया है रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोड्यूसर, इंपोर्टर और ब्रांड ओनर के लिए। ठीक, नेशनल रजिस्ट्री बनाने की बात की गई है फॉर प्रोड्यूसर्स विद द प्रेजेंस इन मोर देन 2 स्टेट्स, यानी कि ऐसे प्रोड्यूसर्स जिनकी प्रेजेंस 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स में है, उनके लिए एक नेशनल रजिस्ट्री बनाने की बात है। और स्टेट लेवल रजिस्ट्रेशन उन प्रोड्यूसर्स का किया जाएगा या ब्रांड ओनर्स का किया जाएगा जो कि 1 या 2 स्टेट में काम कर रहे हैं। 2 से ज्यादा स्टेट में अगर वो काम कर रहे हैं तो उनका फिर जो रजिस्ट्रेशन है वो नेशनल लेवल पर होगा, स्टेट लेवल पर उनका होगा जो 1 या 2 राज्य में काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद एक्सप्लिसिट प्राइसिंग ऑफ कैरी बैग्स हैज बीन ओमिटेड, कैरी बैग्स की जो एक्सप्लिसिट प्राइसिंग है उसको भी ओमिट कर दिया गया है। ठीक है ना, मतलब प्लास्टिक बैग्स की तो जनरली चीजें नहीं ली जाती है, जैसे कि आज की डेट में आपको पता है कि आप अगर किसी शॉपिंग मॉल वगैरह में जाते हैं तो वहां पर आपसे प्लास्टिक जो कैरी बैग होता है उसके पैसे लिए जाते हैं। ठीक है ना, वो तो बेसिकली आपसे वो प्लास्टिक बैग नहीं बेच रहे हैं वहां पर वो लोग, वहां पर या तो वो आपको जूट वगैरह का बैग दे रहे हैं या फिर वो आपको क्लोथ का बैग दे रहे हैं या फिर वो आपको कोई जो कार्ड वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, कार्डबोर्ड वगैरह कह सकते हैं, या फिर आप उसको कह सकते हैं जो मतलब पेपर है, वो पेपर का जो बैग है वो देते हैं, है ना, तो उसको यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए वो थोड़ा बहुत पैसे आप लोगों से 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन अदर मतलब अलग अलग उसमें जाके, है ना, लेकिन प्लास्टिक वाले के लिए पैसा ऐसा लेने की बात यहां पर नहीं की गई है कि आप उसको नहीं ले सकते। ठीक, इसके बाद एक रूल आता है वेटलैंड्स को लेकर, वेटलैंड के कंजर्वेशन और मैनेजमेंट के रूल्स को लेकर एक रूल आया है कि मैनेजमेंट को लेकर रूल आया है 2017 में। यह रूल क्या है, जो पहले रूल था 2010 का उसको सुपरसीड करता है फॉर द इफेक्टिव कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड्स इन द कंट्री। और इस रूल के की फीचर्स क्या क्या है देखिए, वेटलैंड के मैनेजमेंट को क्या किया जा रहा है, डिसेंट्रलाइज किया जा रहा है। पहले क्या था कि ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल लेवल पर यानी कि केंद्र के स्तर पर इनका मैनेजमेंट होता था। ठीक है, अब न्यू रूल्स के अंतर्गत क्या किया गया है कि पावर्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को भी दी गई है सो दैट प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन कैन बी डन एट द लोकल लेवल, ताकि लोकल लेवल पर भी प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन किया जा सके। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स है रिगार्डिंग मॉनिटरिंग, यानी कि वो सिर्फ मॉनिटरिंग का काम करेंगे लेकिन वो एज सच मैनेजमेंट या ये प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन का काम नहीं करेंगे। न्यू रूल्स जो है उन्होंने सेंट्रल वाटरलैंड्स रेगुलेटरी अथॉरिटी को क्या किया है, रिप्लेस किया है विद द नेशनल वेटलैंड्स कमिटी विच हैज अ मेयरली एडवाइजरी रोल। तो इसका रोल सिर्फ क्या रह गया है, एडवाइजरी रोल रह गया है। स्टेट और यूटी के जो वेटलैंड अथॉरिटी है विल हैव टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ ऑल वेटलैंड्स, इनको सारे के सारे जो वेटलैंड्स है उनकी एक लिस्ट बनानी होगी। एंड ऑल्सो विल डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज टू बी रेगुलेटेड एंड परमिटेड विद इन नोटिफाइड वेटलैंड्स एंड देयर जोन ऑफ इन्फ्लुएंस। तो ये सारी की सारी चीज को लेकर इनको एक लिस्ट बनानी होगी, किनको, स्टेट को और यूनियन टेरिटरी को। इसके बाद न्यू रूल्स जो है दे ऑल्सो प्रोहिबिट एनक्रोचमेंट्स ऑन वेटलैंड्स, यानी कि वेटलैंड्स पर जो अतिक्रमण वगैरह हो रहा है, जो वहां पर सॉलिड वेस्ट की डंपिंग हो रही है, अनट्रीटेड वेस्ट या एफ्लुएंट्स का डिस्चार्ज हो रहा है, उसको भी प्रोहिबिट करने की बात की जा रही है। ठीक है, और साथ ही साथ ह्यूमन सेटलमेंट्स को भी यहां पर प्रोहिबिट किया जा रहा है, मतलब ह्यूमन सेटलमेंट्स और इंडस्ट्रीज से जो भी इस तरीके का अनट्रीटेड वेस्ट या एफ्लुएंट्स आ रहा है उसके डिस्चार्ज को प्रोहिबिट करने की बात कर रहे हैं। ठीक, इसके बाद ये प्रिस्क्राइब करता है कि कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट जो है वो किसके ऊपर बेस्ड होगा, दैट वुड बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वाइज यूज विच इज टू बी डिटरमाइंड बाय द वेटलैंड्स अथॉरिटी। ठीक है, इसके बाद शॉर्टफॉल्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि हर जगह कमियां या कुछ ना कुछ शॉर्टफॉल्स तो होते ही हैं। शॉर्टफॉल्स क्या है कि 2017 के रूल में जो वेटलैंड की डेफिनेशन है उसमें रिवर चैनल्स, पैडी फील्ड्स, मैन मेड वाटर बॉडीज या टैंक्स स्पेसिफिकली जो ड्रिंकिंग वाटर पर्पस के लिए है, या स्ट्रक्चर्स जो स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्ट किए गए हैं एक्वाकल्चर, सॉल्ट प्रोडक्शन, रिक्रिएशन या इरिगेशन पर्पस के लिए, इनको इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है,
और इस नई डेफिनेशन की वजह से क्या है कि लगभग जो 65% वेटलैंड है कंट्री का विल लूज द स्टेटस ऑफ वेटलैंड, क्योंकि ये जो सारा का सारी चीज यहां पर दी गई है कि रिवर चैनल्स हैं या पैडी फील्ड्स हैं या इस तरीके के जो मैन मेड की वाटर बॉडीज या टैंक्स हैं जिनको ड्रिंकिंग वाटर पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है, या फिर इस तरीके के जो स्ट्रक्चर है जिनको एक्वाकल्चर के लिए, सॉल्ट प्रोडक्शन के लिए, रिक्रिएशन के लिए, इरिगेशन के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, वो लगभग 65% है। और नई डेफिनेशन के आधार पर इन सब चीजों को वेटलैंड की डेफिनेशन में नहीं रखा है, तो इसलिए 65% वेटलैंड तो कंट्री का जो है वो अपना स्टेटस ऑफ वेटलैंड खो देगा इसलिए, ठीक है। तो मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन अवॉर्डेड टू रिवर चैनल्स, मैन मेड वेटलैंड्स विल बी नो मोर इफेक्टिव एज दे आर नॉट कंसिडर्ड वेटलैंड्स। तो इसलिए इनको जो रिवर चैनल्स या जो मैन मेड वेटलैंड्स थे उनको जो भी मैनेजमेंट या प्रोटेक्शन अभी तक मिल रहा था वो अब इफेक्टिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब तो ये वेटलैंड रहे नहीं, क्योंकि डेफिनेशन चेंज हो गई है ना। तो द डेफिनेशन ऑफ वेटलैंड्स एंड इट्स इंक्लूजन इज डन बाय रिस्पेक्टिव स्टेट और यूटी। तो ये जो डेफिनेशन ऑफ वेटलैंड्स और इनका जो इंक्लूजन है वो कौन करता है? जो स्टेट है और जो यूनियन टेरिटरी है वो करता है। अब सारी की सारी स्टेट अपने अपने हिसाब से करेंगे तो उससे क्या होगा कि डेफिनेशन में या डिफाइन करने में यूनिफॉर्मिटी की कमी आ जाएगी, ठीक है, और कंजर्वेशन भी फिर उसी हिसाब से होगा। जो ओल्डर प्रोविजन है जिसमें हम लोग जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को अपील कर सकते थे, अब वो भी 2017 के रूल के अनुसार नहीं रहा, ठीक है। और इसके साथ ही साथ देयर इज ऑल्सो नो टाइमलाइन स्पेसिफाइड फॉर फेजिंग आउट सॉलिड वेस्ट एंड अनट्रीटेड वेस्ट फ्रॉम बीइंग डम्प्ड इनटू द वेटलैंड्स। की वेटलैंड्स में ये जो सॉलिड वेस्ट है या जो अनट्रीटेड वेस्ट आ रहा है, जो डंप किया जा रहा है, इसको फेज आउट करने के लिए, यानी कि इसको कब तक बंद करना है, फेज आउट करना है, उसके लिए कोई भी टाइमलाइन इन रूल्स में नहीं दी गई है। और जो ये नए रूल्स हैं, इन्होंने एक केस था जगपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2011 का जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ एनक्रोच्ड वेटलैंड थ्रू आउट द कंट्री, उसको भी इन्होंने ध्यान में इस रूल में नहीं रखा है, ठीक है। और वेटलैंड कंजर्वेशन में जो की है वो क्या है? इज नॉट जस्ट अंडरस्टैंडिंग रिजीम्स ऑफ मल्टीपल यूजेस बट कंजर्विंग एंड मैनेजिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द वेटलैंड सिस्टम, ठीक है। उसमें बेसिकली ये नहीं है, मतलब वेटलैंड की कंजर्वेशन में जो की बात है, जो या जो मुख्य चीज है वो ये नहीं है कि हमें मल्टीपल यूज के रिजीम्स को समझना है, बल्कि हमें क्या करना है कि जो वेटलैंड इकोसिस्टम है उसके कंजर्वेशन और मैनेजमेंट को क्या करना है? इंटीग्रेट करना है, ठीक है। वो चीजों को लेकर यहां पर बात की जा रही है। इसके बाद अगर हम नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल या एनजीटी को लेकर थोड़ा सा बात कर ले तो वो क्या है, देखिए द प्रियम्बल ऑफ द एक्ट, कौन सा एक्ट? जो एनजीटी का एक्ट है, दैट इज द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट ऑफ 2010। उसमें क्या लिखा है? फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल फॉर द इफेक्टिव एंड एक्सपेडिशियस डिस्पोजल ऑफ केसेस रिलेटिंग टू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज including enforcement of any legal right relating to environment and giving relief and compensation for damages to persons and property and for matters connected therewith or incidental thereto। यानी कि इस तरीके के जो भी मामले हैं, एनवायरमेंट से संबंधित जो भी मामले हैं, उनका इफेक्टिव और एक्सपेडिशियस डिस्पोजल, इफेक्टिव और एक्सपेडिशियस मतलब फास्ट तरीके से जो डिस्पोजल है वो करने के लिए बनाया गया है। साथ ही साथ कोई भी ऐसे लीगल राइट है जो एनवायरमेंट से संबंधित है उनके एनफोर्समेंट को लेकर बात की गई है। और किसी भी व्यक्ति या प्रॉपर्टी को अगर कोई डैमेज होता है, एनवायरमेंट संबंधी किसी भी चीज को लेकर अगर कोई डैमेज होता है तो उनको रिलीफ या कंपनसेशन देने की बात भी की गई है, ठीक है। और एनजीटी को एस्टैब्लिश करने के साथ ही इंडिया ने जो है डिस्टिंग्विश्ड लीग ऑफ कंट्रीज को ज्वाइन कर लिया है, जहां पर एनवायरमेंटल डिस्प्यूट्स को एड्रेस करने के लिए ऐसा डेडिकेटेड एडजुडिकेटरी फोरम है, ठीक है। क्योंकि एनजीटी में जो है वो सिर्फ और सिर्फ एनवायरमेंटल रिलेटेड केसेस के बारे में ही बात होगी, ठीक है। इंडिया जो है वो एक तीसरा देश है, ठीक है, थर्ड कंट्री है इन द वर्ल्ड में जहां पर फुल फ्लेश्ड ग्रीन ट्राइब्यूनल है, फॉलोड बाय न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। तो न्यूजीलैंड में सबसे पहले बना था, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में बना, और इंडिया जो है वो तीसरा देश है दुनिया का। स्पेशलाइज्ड आर्किटेक्चर ऑफ द एनजीटी विल फैसिलिटेट फास्ट ट्रैक रेजोल्यूशन ऑफ एनवायरमेंटल केसेस, ठीक है। जो आर्किटेक्चर है इसका एनजीटी का वो स्पेशलाइज्ड है, और किस लिए स्पेशलाइज्ड है? ताकि एनवायरमेंटल केसेस का जो रिजोल्यूशन है वो काफी जल्दी तरीके से, काफी फास्ट हो जाए, एंड प्रोवाइड अ बूस्ट टू द इंप्लीमेंटेशन ऑफ मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट मेजर्स। और बाकी जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट मेजर्स हैं उनके इंप्लीमेंटेशन को भी बढ़ावा मिल सके और वो भी तेजी से हो सके, तो उसके लिए एनजीटी काम कर रहा है। और एनजीटी को ये मैंडेटेड है कि वो जब भी उसके पास कोई अपील आती है किसी भी केस को लेकर, वो 6 महीने के अंदर उसका निपटारा करे, ये भी जरूरी है, ठीक है। और इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, ठीक है। इसके बाद लास्ट एक रूल्स है
जो आपके ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को लेकर बात कर रहे हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस रेगुलेशन एंड कंट्रोल के जो रूल्स हैं 2000 अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इन जुलाई 2000 में आए हैं ये रूल्स, ठीक है। ये रूल्स क्या करते हैं, दे सेट द डेडलाइंस फॉर फेसिंग आउट ऑफ वेरियस ओडीएसएस। ओडीएसएस मतलब ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, ठीक है, कि जितने भी प्रकार के ओडीएसएस हैं उनको हमें फेज आउट करना है, उनके लिए डेडलाइन इसमें दी गई है। बिसाइड्स रेगुलेटिंग प्रोडक्शन, ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ ओडीएसएस एंड प्रोडक्ट कंटेनिंग ओडीएस, यानी कि इन सब चीजों को लेकर तो बात की ही जा रही है और फेज आउट करने को लेकर भी डेडलाइन इसमें दी गई है। जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल 2000 है उसको अमेंड किया गया है 2001, 2003, 2004 और 2005 में। और क्यों इंप्लीमेंट ये अमेंड किया गया है, संशोधन किया गया है इसमें, टू फैसिलिटेट इंप्लीमेंटेशन ऑफ ओडीएस फेज आउट एट एंटरप्राइजेस इन वेरियस सेक्टर्स, ताकि जो ओडीएस को फेज आउट करने की बात है उसका इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से कराया जा सके। ये रूल्स क्या प्रोहिबिट करते हैं कि जो सीएफसीज होती है यानी कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं उनको मैन्युफैक्चरिंग वेरियस प्रोडक्ट्स में 1 जनवरी 2003 के बाद यूज नहीं करना है, ठीक है। कुछ मीटर डोज इनहेलर हो सकते हैं या फिर कुछ और मेडिकल पर्पसेस हो सकते हैं, उसमें यूज कर सकते हैं, अदरवाइज इसको बाकी प्रोडक्ट्स में आप यूज नहीं कर सकते 1 जनवरी 2003 के बाद, ठीक है। सिमिलरली जो हेलोन्स है उनको यूज 2001 में 1 जनवरी 2001 से ही बंद कर दिया गया है, सिर्फ एसेंशियल यूज में यूज कर सकते हैं, अदरवाइज इनका यूज भी प्रोहिबिटेड है। और बाकी जो अदर ओडीएसएस है जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड है या फिर मिथाइल क्लोरोफॉर्म है एंड सीएफसी है मीटर डोज इनहेलर्स के लिए, उनको हम सिर्फ और सिर्फ जनवरी 2010 तक ही यूज कर सकते हैं, उससे आगे वो भी यूज नहीं होगा। इसके बाद मिथाइल ब्रोमाइड का जो यूज है वो 1 जनवरी 2015 तक अलाउ किया गया है। और जो HCFCs है यानी कि हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं जो कि एक एंटरिम सब्स्टिट्यूट है, यानी कि कोई परमानेंट सब्स्टिट्यूट नहीं है, टेम्परेरी सब्स्टिट्यूट की तरह हम इनको यूज कर रहे हैं HFC में, क्योंकि इनका जो ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल है वो थोड़ा सा CFC से कम होता है, ठीक है। तो इनका जो यूज है वो 2040 1 जनवरी 2040 तक बताया गया है कि यूज कर सकते हैं, लेकिन ये कोई CFCs का परमानेंट रिप्लेसमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये सारी की सारी बात है। और यहां पर जो मेजर चीज आपको समझ में आ रही है कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के जो रूल है उनमें फेज आउट को लेकर टाइम फ्रेम बिल्कुल दिया गया है कि इस सब्सटेंस को आप इतने समय तक यूज कर सकते हैं, इस डेट तक यूज कर सकते हैं, वो सब चीजें, ठीक है। तो इसके साथ ही ये चैप्टर जो है आपका यहां पर कंप्लीट होता है। तो हमारे चैप्टर नंबर 25 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, सिर्फ 4 चैप्टर हमारे और बचे हुए हैं जिनको भी हम लोग बहुत जल्द कंप्लीट आप लोगों के लिए कर देंगे। इस कोर्स को हम लोग बहुत जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं सो दैट कि आप लोगों को एक प्रॉपर टाइम वगैरह मिल जाए ताकि आने वाले एग्जाम में आप लोग अच्छे से इसकी प्रिपरेशन कर सकें, रिवीजन वगैरह कर सकें। और जैसे ही ये कोर्स कंप्लीट होगा तो बाकी फिर जो हमारे बचे हुए कोर्सेज हैं हम उनको कंप्लीट करेंगे फटाफट, और उसके बाद फिर कोई और नए कोर्सेज आप लोगों के लिए लेके आएंगे, ठीक है। चलिए, तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है दैट इज ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस पूरे के पूरे वीडियो सीरीज का फुल कोर्स हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, उसको एनरोल करने के लिए भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसके थ्रू जा सकते हैं। कोर्स को परचेस करने में या कोर्स को एक्सेस करने में कोई भी टेक्निकल क्वेरी अगर आपको आ रही है तो आप आइदर हमसे व्हाट्सएप के थ्रू इस नंबर पर या फिर हमारी ओकुल हेल्प डेस्क की जो ईमेल आईडी है दैट इज support@okul.co उस पर जाकर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आप अपनी कोई भी बात हम तक पहुंचाना चाहें, कोई भी अपने फीडबैक्स देना चाहें, कमेंट आप करना चाहें किसी भी बात को लेकर, या कोई भी और बात आप हमसे पूछना चाहें, तो आप हमसे सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, इन सब प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। इन सब के लिंक्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए अगले लेक्चर में मिलेंगे, नया चैप्टर के स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।